हेलो फ्रेंड्स, तो इस पार्ट में हम समझने वाले हैं इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन एंड आंसर। बहुत ही डिटेल में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पूछे गए बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों, है ना। ये सभी क्वेश्चंस के आने की जो प्रोबेबिलिटी है बोर्ड एग्जामिनेशन में वो बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों से मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है कि इन सभी क्वेश्चंस को लिख के आप प्रैक्टिस करेंगे। इन क्वेश्चंस को कैसे प्रैक्टिस करें, इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखें, इसके ऊपर हमने एक और डिटेल वीडियो बना दिए हैं, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि इन क्वेश्चंस का आंसर हम कैसे लिखें। तो वो ये आई बटन में क्लिक करके या फिर लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि बोर्ड एग्जामिनेशन का आंसर जो है वो कैसे हम लिखें, जिससे कि मैक्सिमम जो है वो मार्क्स हमको मिल सके। तो इसी पॉइंट के साथ चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, है ना, इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन एंड आंसर्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 1 मार्क क्वेश्चन से, है ना। तो जितने भी प्रीवियस साल पूछे गए 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं उसको बहुत अच्छे से दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हु इम्प्लीमेंटेड द सिविल कोड ऑफ 1804 इन फ्रांस। तो सिविल कोड किसने इम्प्लीमेंट किया था फ्रांस में 1804 में? तो इसका आंसर है दोस्तों नेपोलियन ने किया था, है ना, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। उसके बाद उसके आगे आता है, टू विच कंट्री डिड द आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो बिलोंग्स। तो दोस्तों आपने अगर देखा होगा पहले ही पार्ट में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूटोपियन विजन के बेसिस पे इमेज को पढ़ा था, जिसको फ्रेडरिक सोरियो साहब ने बनाया था, और उसमें बहुत अच्छे से दिया था कि वो कौन से देश को बिलोंग करते हैं। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जो फ्रेडरिक सोरियो साहब हैं वो किस देश को बिलोंग करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, नेम द ट्रीटी ऑफ 1832 दैट रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो वो ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल एक जगह का नाम है दोस्तों, जो है इस्तांबुल आज के डेट में, है ना। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। What was the main aim of the revolutionaries of Europe during the year following 1815? तो देखिए दोस्तों 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था, जिसके बाद में फ्रांस में मोनार्की सिस्टम वापस आ गया था। मोनार्की सिस्टम को सपोर्ट करने वाले सोसाइटी को कहते हैं कंजर्वेटिव सोसाइटी, और इसके खिलाफ में जो थे वो थे दोस्तों रिवॉल्यूशनरीज, है ना। तो ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे ये मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करके एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहते थे और फ्रीडम इस्टेब्लिश करना चाहते थे। और फ्रीडम में भी जो सबसे महत्वपूर्ण फ्रीडम था वो था फ्रीडम ऑफ प्रेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हु रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस स्टेटमेंट था दोस्तों। इसको दिया था ऑस्ट्रियन चांसलर, ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। चांसलर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पद होता है जिसका मतलब होता है इक्विवेलेंट होता है प्राइम मिनिस्टर के बराबर। तो जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर होता है वैसे ही ऑस्ट्रिया में चांसलर होता है दोस्तों। तो ड्यूक मैटरनिक नाम था उनका, ड्यूक मतलब राजकुमार। तो ड्यूक मैटरनिक की जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही फेमस है। तो उसी में से एक स्टेटमेंट था, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। मतलब जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब फ्रांस में कोई छोटा सा भी घटना होता है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे यूरोप में देखने को मिलता है ना। इनके दूसरे स्टेटमेंट भी काफ़ी फेमस हैं, जैसे कि इन्होंने एक बार गुजिपी मैज़नी जो इटली के बहुत बड़े रिवॉल्यूशनरी थे उनके बारे में भी अभी हम आगे देखे थे, आगे देखेंगे, उनके बारे में भी इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि गुजिपी मैज़नी साहब के बारे में ये लिखते हैं कि ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर, है ना। गुजिपी मैज़नी साहब के बारे में ये जो ड्यूक मैटरनिक है वो लिख रहे हैं ना। तो ये वाला स्टेटमेंट दैट इज व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, और जो मैंने अभी आपको बताया कि ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर, ये वाला जो है ये दोनों स्टेटमेंट आप याद रखेंगे कि उन्होंने दिया है, ड्यूक मैटरनिक साहब ने दिया है, ऑस्ट्रिया के चांसलर, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हु वॉज प्रोक्लेम्ड द जर्मन एम्पायर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइलिस इन जनवरी 1871। तो याद करिए यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाला टॉपिक। तो यूनिफिकेशन जैसे ही होता है जर्मनी का 1871 में, प्रुशिया के प्रिंस, प्रुशिया के राजकुमार, प्रुशिया के किंग, जिनका नाम था केजर विलियम वन, तो उनको दोस्तों पूरे जर्मनी का राजा बना दिया जाता है हॉल ऑफ मिरर में, जो कि पैलेस ऑफ वर्साइलिस में आता है। सो व्हाट इज द आंसर? केजर विलियम वन, है ना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लासेस इन यूरोप ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। तो दोस्तों जो मिडिल क्लास का डिमांड था वो यही था कि मोनार्की सिस्टम खत्म हो जाए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन सिस्टम आ जाए, कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश हो जाए, सभी के पास में फ्रीडम हो, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिसीजन ले, है ना, इक्वालिटी हो। तो इस तरीके से दोस्तों इनका डिमांड था।
ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, है ना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द ट्रीटी ऑफ वेना ऑफ 1815? तो आप जानते हैं ट्रीटी ऑफ वेना जो है 1815 का, वो बैटल ऑफ वाटरलू के बाद हुआ था। बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन की हार हो गई थी। तो जो नेपोलियन था दोस्तों वो डिक्टेटर था, है ना। और ये जो ट्रीटी ऑफ वेना हुआ ये इस नेपोलियन के खिलाफ हुआ था, है ना। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट एम था वो यही था कि डिक्टेटरशिप नेपोलियन का ख़त्म करके जो राजा रानी वाला मोनार्किक सिस्टम वापस लेके आना है। और जो फैमिली, जो रॉयल फैमिली होगी वो बर्बन डायनेस्टी होगी, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। चूँकि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन है, तो इसमें हम इतना ही लिखेंगे कि ये जो है पर्टिकुलर मोनार्की सिस्टम को वापस लेके आना चाहते थे। ये उनका सबसे बड़ा एम था दोस्तों। हालांकि ट्रीटी ऑफ वेना के ऊपर में 5-5 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मेजर चेंज दैट ऑकर्ड इन द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिनेरियो ड्यू टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन यूरोप, और व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज। दोनों एक ही तरीके का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें जो मेन एम था, मेजर चेंज था, वो यही था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले जो भी डिसीजन लिया करता था वो मोनार्क लिया करता था। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में डेमोक्रेसी आती है और डिसीजन लेने का ताकत राजा से ट्रांसफ़र होके जो पीपल होते हैं फ्रांस के, उनके हाथों में चला जाता है दोस्तों, है ना। तो ये एक मेजर चेंज हुआ था आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। हु फाउंडेड द सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली ड्यूरिंग द 1830? तो यंग इटली को बनाया था गुज़िपी मैज़िनी साहब ने। उनका जीवन का सपना था दोस्तों कि वो इटली को एक करना चाहते हैं, यूनिफाई करना चाहते हैं, और उसी पर्पस से उन्होंने बनाया था यंग इटली। फाइन, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फीमेल एलिगोरी रिप्रेजेंटिंग द फ्रांस एंड जर्मनी। तो वो जो फीमेल एलिगोरी थी फ्रांस और जर्मनी को रिप्रेजेंट करने वाली, तो फ्रांस की थी दोस्तों मैरियन, और जर्मनी की कौन थी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना, कि जर्मनी का जो फीमेल एलिगोरी था वो कौन था। फाइन, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1 मार्क्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने बहुत अच्छे से डील कर लिया है। अब इसके बाद आते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर, है ना। तो पहला यहाँ पर है डिस्क्राइब एनी 3 इकोनॉमिक हार्डशिप फेस्ड बाय यूरोप इन द 1830s, और द डिकेड ऑफ 1830 हैड ब्रॉट ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट्स। ये भी सेम क्वेश्चन है। Why was the decade of 1830s known as great economic hardship in Europe? Explain any 3 reasons, है ना। तो दोस्तों देख सकते हैं ये तीनों के तीनों ही एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर भी सेम होंगे, है ना। तो क्वेश्चंस जो है वो कई तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन आपको उन क्वेश्चंस को समझ के अच्छे से आंसर को लिखना है, क्योंकि आंसर वही है बस, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप वाला पीरियड है वो 1830 से स्टार्ट हुआ। बेसिकली उस समय हुआ क्या था, जो यूरोप में पॉपुलेशन बहुत तेज़ी के साथ में जो है दोस्तों वो बढ़ रहा था, लेकिन उस प्रोपोर्शन में एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा था। क्योंकि आपके पास एम्प्लॉयमेंट है नहीं, रोजगार है नहीं, तो आपके पास पैसे भी नहीं है, सैलरी भी नहीं है, तो कहाँ से पैसा रहेगा, है ना। उसी समय दोस्तों बैड हार्वेस्ट भी हो गया। क्योंकि बैड हार्वेस्ट हो गया, कल्टीवेशन कुछ हुआ नहीं, फार्मिंग कुछ हुआ नहीं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी हो गया दोस्तों नेक्स्ट टू ज़ीरो। प्रोडक्शन बहुत ही ज़ीरो है, लोगों के पास रोजगार है नहीं, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ रही है। तो जाहिर बात में ऐसे कंडीशन में जब मार्केट में सप्लाई बिल्कुल है नहीं, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो प्राइसेस जो है ना वो सामानों के बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा मार्केट में जब टमाटर का शॉर्टेज हो जाता है तो टमाटर की कीमत बहुत बढ़ जाती है। उसी तरीके से यहाँ भी दोस्तों प्रोडक्ट का शॉर्टेज बहुत हो गया था, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ गई थी। लोगों के पास जॉब नहीं था, पैसा नहीं था, तो वो उन प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर पा रहे थे। इस तरीके से गजब तरीके का पॉवर्टी जो है वो पूरे यूरोप में फैल गया था दोस्तों। इसके अलावा बहुत से लोगों जो है वो माइग्रेट कर रहे थे अपने रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ, जिसकी वजह से भी बैलेंस बिगड़ गया था अर्बन और रूरल एरियाज़ का। और इसके अलावा जो मशीन मेड गुड्स आ रहे थे फॉर एग्जांपल इंग्लैंड से, तो उनके वजह से भी फ्रांस जैसे देशों में जो लोग हाथों से काम करते थे, जैसे जो टेक्सटाइल वगैरह बनाते थे कॉटन के, तो उनको बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन फेस करना पड़ता था उन प्रोडक्ट से जो मशीन से बने हुए हैं, जो इंग्लैंड से इंपोर्ट होके आ रहे हैं फ्रांस में, है ना। तो इस तरीके से ये पूरा जो दौर है वो कहलाता है ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप, है ना। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसको बहुत अच्छे से लिखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में हमेशा आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है Ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism। देखिए लिबरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये लिबरलिज्म। जैसे आप लिबरलिज्म देखें, आपका पूरा टेंशन जो आने वाला आंसर है उसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आने वाले 3 क्वेश्चन हैं उनका नेचर एक ही है। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इन अर्ली 19th सेंचुरी इन यूरोप?
एंड एक्सप्लेन एनी 4 आइडियाज ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन द इकोनॉमिक स्फीयर, है ना। तो इसको दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ कर आंसर करना है। जैसे कि लिबरलिज्म जो है वो लैटिन वर्ड लिबर से आया है, जिसका मतलब होता है फ्रीडम। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग फ्रीडम की बात कर रहे हैं। तो फ्रीडम कई तरीके से यहाँ पर अचीव करने की बात की जा रही है। जैसे कि एक तो है दोस्तों कि फ्रीडम ऑफ मार्केट, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ, गवर्नमेंट बाय कंसेंट। तो इस तरीके की बातें तो यहाँ पर की ही जा रही है। लेकिन जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन एनी 4 आइडियाज ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन द इकोनॉमिक स्फीयर, तो अगर हम इकोनॉमिक स्फीयर की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली यहाँ पर आ जाता है फ्रीडम ऑफ मार्केट, जिसमें आप ज़ोल्वरिन जैसे इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, जो कि एक कस्टम यूनियन था, 1834 में बना था। बैरियर्स को, कस्टम बैरियर्स को और बहुत सारे जो टैरिफ बैरियर्स थे उनको इन्होंने ख़त्म कर दिया। करेंसीज जो बहुत तरीके के चलते थे, 30 के आसपास करेंसीज थे, उनको घटाकर 2 कर दिया। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चन को समझ के फिर उसका आंसर बहुत अच्छे से करना है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाउ हैड द फीमेल फिगर्स बिकेम एन एलोगोरी ऑफ द नेशन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इन यूरोप एनालाइज, है ना। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा, है ना। आगे हम एनसीईआरटी भी देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए फीमेल फिगर्स, तो फीमेल फिगर जैसे जर्मनी के लिए, आई होप कि आपने कमेंट कर दिया होगा, जर्मनी के लिए जर्मेनिया, है ना। फ्रांस के लिए मैरियन है। तो ये जो 2 बहुत पॉपुलर एलेगोरीज हमने यूज़ किया है 2 कंट्रीज़ के लिए, जर्मनी और फ्रांस के लिए, है ना। ये जो फीमेल फिगर्स हैं दोस्तों, ये अपने आप में बहुत यूनिक हैं, क्योंकि ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, ये इमेजिनेशन के आधार पे इसको पूरा बनाया गया है। जैसे आप देखेंगे तो जो जर्मेनिया है वो उन्होंने ओक क्राउन ऑफ ओक लिव्स, तो क्राउन ऑफ ओक लिव्स पहना हुआ है मुकुट, जिसमें क्राउन जो ओक लिव्स के पूरे उसमें पत्तियां हैं, तो वो किसको शो करता है दोस्तों, वो हीरोइज्म को शो करता है। इसी तरीके से आप देखेंगे मैरियने का, तो मैरियने जो है दोस्तों हमेशा वो रेड कलर का टोपी पहनती हैं, जो कि फ्रीडम लिबर्टी को शो करता है दोस्तों। उनके आप कैप में आप देखेंगे एक कॉकेट भी होता है, जो यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे, कॉकेट भी होता है दोस्तों, है ना। इस वाले साइड में आप देख पा रहे होंगे कॉकेट होता है, जिसमें 3 कलर हैं, है ना, दैट इज़ ब्लू, वाइट एंड रेड। तो ये जो ब्लू, वाइट एंड रेड है, ये फ्रांस के नेशनल कलर को शो करता है। तो इस तरीके से ये जो फीमेल एलेगोरीज हैं, ये अपने आप में बहुत सारे मैसेज कंसिस्ट करती हैं। अगर आप जर्मेनिया का भी इमेज देखेंगे तो पीछे बैकग्राउंड में आपको एक राइजिंग सन दिखाई देगा, जो अपने आप में न्यू एरा को शो करता है। तलवार दिखाई देगा, उसके आसपास ऑलिव ब्रांच दिखाई देगा, जो पीस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इस तरीके से जर्मेनिया जो है वो भी कई सारे मैसेज को डिलीवर कर रही हैं दोस्तों, जो एक देश का सिंबल है ना। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से दोस्तों अटेम्प्ट करते चलना है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डिड अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग इन यूरोप, एक्सप्लेन। तो दोस्तों इसमें आपको बेसिकली ज़ोल्वरिन के बारे में एक्सप्लेन करना है। मैंने ऑलरेडी ज़ोल्वरिन के बारे में बताया है, तो यहाँ भी आप ज़ोल्वरिन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं दोस्तों, है ना। यस, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द इवेंट्स, और ज़ोल्वरिन के बारे में एक चीज़ जरूर लिखिएगा कि ज़ोल्वरिन का एक मेन ऑब्जेक्टिव था कि इकोनॉमिकली पूरे जर्मनी को एक करना, क्योंकि उस समय जर्मनी जो है वो 39 पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो उनका एक मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि पूरे जर्मनी को इकोनॉमिकली एक करना है ना। तो यहाँ उस पॉइंट को जरूर इंक्लूड करिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन विच हैड इन्फ्लुएंस्ड द पीपल बिलोंगिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने कैसे यूरोप के अदर पार्ट्स में लोगों को इन्फ्लुएंस किया, इंस्पायर किया। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, एक नेशनलिज्म की भावना जगी, और उस नेशनलिज्म के आधार पे बहुत सारे यूरोप के दूसरे देशों में जैकोबिन क्लब जो है वो बनना चालू हो गया, है ना। तो ये जैकोबिन क्लब ने एक रास्ता बनाया जिससे कि फ्रेंच आर्मी दूसरे देशों पे जा सके, एंटर कर सके। और ये जो फ्रेंच आर्मी है, उन्होंने नेशनलिज्म की भावना को दूसरे देशों में जाके लोगों को बताया, जिससे कि वहाँ भी रिवॉल्यूशंस हुए, वहाँ भी नेशन स्टेट का पूरा कॉन्सेप्ट चला, है ना। तो इस तरीके से फ्रांस ने दूसरे देशों को इन्फ्लुएंस किया, इम्पैक्ट किया। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, हाउ डिड द लोकल पीपल इन द एरियाज कॉन्कर्ड बाय नेपोलियन रिएक्ट टू फ्रेंच रूल। तो फ्रेंच रूल जो जैसे इटली में था, स्विट्जरलैंड में था, हॉलैंड में था, जो नीदरलैंड कहलाता है ना। तो इस तरीके से कई सारे देशों में नेपोलियन का कंट्रोल था फ्रांस के अलावा।
तो नेपोलियन ने वहाँ पर कई सारे रिफॉर्म्स किए, लेकिन उनमें से कई रिफॉर्म्स बहुत ही निगेटिव थे दोस्तों, जैसे कि सेंसरशिप लागू कर देना। सेंसरशिप मतलब अब आप नेपोलियन का क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, टैक्स को बहुत बढ़ा देना, लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में रिक्रूट करना, है ना। तो ये कुछ ऐसे निगेटिव अप्रोच थे जिन्होंने जितने भी नेपोलियन के पॉजिटिव चीज़ें थी ना, उन पे समझिए कि मिट्टी फेर दिया, है ना। कि अब लोग जो है वो पहले नेपोलियन को अपना एक मसीहा मानते थे, लेकिन अब वो ये सोच रहे हैं कि हमारा तो पूरा पॉलिटिकल फ्रीडम ही जा चुका है नेपोलियन के आने से, तो अब वो नेपोलियन को अपना मसीहा नहीं बल्कि अपना दुश्मन मान रहे हैं, है ना। तो ये एक चेंजेस रहा लोगों के मन में नेपोलियन के प्रति। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, explain the conditions that were viewed as obstacles to the economic exchange and growth by the new commercial classes during the 19th century in Europe। तो कौन कौन से दोस्तों ऑब्स्टिकल्स थे, है ना, इकोनॉमिक स्फीयर में। तो ऑब्स्टिकल्स थे दोस्तों जैसे कि बहुत तरीके के टैक्सेस लेना बिजनेस ग्रुप से, इसके अलावा अनरिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा देना, इसके अलावा यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट का ना होना, जैसे कि एक पर्टिकुलर यूनिट है कपड़ा मापने का एल, तो उसका जगह जगह पर दोस्तों आप देखेंगे तो जगह जगह पर उसका अलग अलग तरीके से मेजरमेंट किया जाता था। जैसे कि एक जगह पर मान लीजिए एल का जो है वो 54 सेंटीमीटर है ना। दूसरे जगह आप देखेंगे एक एल का जो है वो मान लेते हैं 55, 56 है, ऐसे है। तो जगह जगह पर जो है वो वेरी कर रहा था बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से सिंप्लिसिटी ना होकर पूरा कॉम्प्लेक्सिटी था, और यही कॉम्प्लेक्सिटी एक तरीके का ऑब्स्टिकल के रूप में सामने आता है। नंबर ऑफ करेंसीज भी बहुत ज़्यादा थे उस समय, है ना। तो ये सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं, ऑब्स्टिकल्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, What were Jacobin clubs? How did their activities and campaigns help to spread the idea of nationalism abroad? Explain, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैकोबिन क्लब, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में यूरोप के दूसरे देशों में जैकोबिन क्लब बनना चालू हो जाता है, और ये जैकोबिन क्लब नेशनलिज्म की भावना को लेके चल रहे हैं। ये मोनार्की सिस्टम के खिलाफ हैं और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इस्टेब्लिश करना चाहते हैं दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने एक रास्ता तैयार किया जिससे कि फ्रेंच आर्मी दूसरे दुनिया के बाकी देशों में पहुंच सके और एक नेशनलिज्म की भावना जो है वो स्प्रेड हो सके, है ना। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है दोस्तों इसको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स ऑफ 1848 इन यूरोप। तो जो 1848 का पूरा लिबरल्स का रिवॉल्यूशन रहा, वो बेसिकली आपने देखा होगा फ्रांस से स्टार्ट होता है ना, कि कैसे ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप की वजह से लिबरल्स ने मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करने के लिए रिवॉल्यूशन कर दिया फरवरी के महीने में फ्रांस में, और जो लुइस फिलिप था उसका पूरा जो रूल था वो ख़त्म हो गया 1848 में, और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पीरियड स्टार्ट होता है फ्रांस में ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल मेल सफरेज, है ना। यूनिवर्सल मेल सफरेज का मतलब है जितने भी मेल हैं यूरोप के, उन सभी को वोटिंग राइट्स मिलेगा, बशर्ते कि वो मिनिमम एज को क्वालिफाई करते हो, दैट इज़ अराउंड 21 ईयर्स, है ना। तो इनको हम कहते हैं यूनिवर्सल मेल सफरेज। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। इसके अलावा दोस्तों इसमें आप फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को भी मेंशन कर सकते हैं, जो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था, है ना। तो उसको आप पूरा बता सकते हो कि कितने मेंबर थे, 831 मेंबर्स थे, विमेन को अलाउड नहीं था पार्टिसिपेशन करने का, है ना। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाला प्रपोजल दिया राजा को, लेकिन राजा ने रिजेक्ट कर दिया। अल्टीमेटली वो जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाया। तो इस तरीके से दोस्तों आप ये रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर लोगों का बेसिक डिमांड था कि मोनार्की सिस्टम खत्म होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए, पार्लियामेंट बनना चाहिए, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पीरियड इस्टेब्लिश होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन एनी 3 बिलीव्स ऑफ द कंजर्वेटिज्म दैट इमर्ज्ड आफ्टर 1815। तो देखिए 1815 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टैग लाइन है यहाँ पर पूरे चैप्टर में, क्योंकि 1815 के बाद में जो डिक्टेटरशिप है फ्रांस का वो ख़त्म हो जाता है और एक मोनार्की सिस्टम दोस्तों वापस आता है। तो ये जो मोनार्की सिस्टम है इसी को दोस्तों हम बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। जो समाज मोनार्की सिस्टम को सपोर्ट करता है उस समाज को हम कहते हैं कंजर्वेटिव समाज, कंजर्वेटिज्म। तो दोस्तों ये जो कंजर्वेटिज्म है ये एक ऐसा समाज होता है जो अपने इतिहास, अपने पास्ट में चल रही चीज़ों को ही फ्यूचर में लेके जाना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पास्ट के कल्चर, पास्ट के लैंग्वेज, पास्ट के ट्रेडिशन, पास्ट के कस्टम्स, इन्हीं को लेके वो फ्यूचर में जाना चाहते हैं। इवन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी। तो अगर आप पास्ट में देखेंगे तो पास्ट में कोई डेमोक्रेसी जैसा तो चीज़ होता नहीं था, सिर्फ मोनार्की सिस्टम होता था, राजा रानी वाला सिस्टम होता था। तो ये जो कंजर्वेटिव लोग हैं ये भी मोनार्की सिस्टम को ज़्यादा
तवज्जो देते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से कंजर्वेटिज्म के बारे में आप ये सभी पॉइंट्स को लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और आपको लिखना चाहिए कि जो 1815 के बाद में कंजर्वेटिव समाज बना था फ्रांस में, तो वो बिल्कुल प्री रिवॉल्यूशनरी डेज में नहीं जाना चाहता था। मतलब 1789 में जो फ्रांस का रिवॉल्यूशन हुआ उसके पहले वाले सिस्टम में वो बिल्कुल नहीं जाना चाहता था, एज इट इज़ नहीं करना चाहता था वो सभी चीज़ें, है ना। उसने नेपोलियन के बहुत सारी चीज़ों से तो एग्री नहीं करते थे ये कंजर्वेटिव समाज, लेकिन नेपोलियन की कुछ चीज़ों से एग्री करते थे। जैसे कि नेपोलियन ने कुछ बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेके आए थे, जैसे कि आर्मी को मॉडर्न करना। अब आर्मी को मॉडर्न अगर करते हैं ये मोनार्की लोग, कंजर्वेटिव लोग, तो इनका ही फायदा होगा, है ना। इसी तरीके से इकोनॉमी को डायनेमिक बनाना, है ना, जो भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उनको ख़त्म करना, ओके, फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म करना, पीजेंट्स को गुलामी से, सर्वडम से आज़ाद करना। तो ये कहीं ना कहीं इनको भी बेनिफिट करेगा, किनको, मोनार्की सिस्टम को। तो कंजर्वेटिव समाज ने, कंजर्वेटिव पीरियड ने, कंजर्वेटिव रूल ने नेपोलियन के उन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया ताकि उनकी इफ़िशियंसी, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो सके। तो ये पॉइंट्स को दोस्तों आप इसमें बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन दी कंट्रीब्यूशन ऑफ ओटो वन बिस्मार्क इन जर्मन यूनिफिकेशन। तो जर्मन यूनिफिकेशन के जो सबसे बड़े पर्सनालिटी थे, सबसे बड़े कैरेक्टर थे, वो थे ओटो वन बिस्मार्क, जो प्रशिया के चीफ मिनिस्टर थे दोस्तों। इन्होंने 7 सालों तक 3 लड़ाइयाँ लड़ी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से, और फाइनली तीनों को हराकर जर्मनी को एक कर दिया दोस्तों, और अपने प्रशिया के राजा केजर विलियम I को पूरे जर्मनी का राजा बना दिया। तो इस तरीके से इनका जो कंट्रीब्यूशन था ओटो वन बिस्मार्क का, वो बहुत ही ज़्यादा था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, explain any 3 ways in which nationalistic feelings were kept alive in Poland in 18th and 19th century। दोस्तों पोलैंड का जो नेशनलिस्टिक फीलिंग है उसके लिए आप 3 डायमेंशंस में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। 3 पॉइंट्स जो कि आपको लिखना है इसमें। तो पहला आप ले सकते हैं दोस्तों कि जो कैरोल कुरपेंस्की जो पोलैंड के थे, उन्होंने पहली बात तो की म्यूज़िक के बारे में, ओपेरा से लोगों को एक करना है। दूसरा उन्होंने किया डांस का। तो डांस में उन्होंने 2 फॉर्म्स बताए, जैसे कि एक है पोलोनाइज और दूसरा माजुर्का। तो पोलोनाइज और माजुर्का से लोगों को एक करना है ना, क्योंकि डांस और म्यूज़िक में बहुत ताकत होती है लोगों को एक करने का। तीसरा उन्होंने नहीं बताया बट एक है दोस्तों लोकल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट। तो लोकल लैंग्वेज जो है वो पोलैंड के बारे में बताया गया है कि कैसे पोलिश लोग, है ना, लोकल लैंग्वेज के आधार पे रशिया जो उन पर कब्जा किया हुआ था पोलैंड पर उस समय, तो उनके खिलाफ अपना एक स्ट्रगल कर रहे थे दोस्तों, उनके खिलाफ लैंग्वेज के आधार पे, अपने लैंग्वेज को एक वेपन के रूप में यूज़ करके, क्योंकि जब भी वो आपस में मिलते थे पोलिश लैंग्वेज में ही यूज़ करते थे, है ना, बात करना। उसके अलावा जो भी रिलीजियस गुरु होते थे वहाँ के, तो वो हमेशा पोलिश लैंग्वेज में ही अपने मैसेजेस वगैरह को दिया करते थे। सो पोलिश पीपल वर यूजिंग पोलिश लैंग्वेज एज अ मोड ऑफ वेपन अगेंस्ट द रशियन डोमिनेशन, है ना। तो इस तरीके से आप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं इस वाले टॉपिक को। तो पहला डांस, दूसरा म्यूजिक और तीसरा जो है वहाँ का लोकल लैंग्वेज। तो ये तीनों पॉइंट को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर से हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देखते हैं दोस्तों 5 मार्क्स के क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा आता है दोस्तों, इसी में से क्वेश्चन जो है, तो इन सभी क्वेश्चन को लिख कर प्रैक्टिस करना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। पहला यहाँ पर आप देखेंगे, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ गुजिपी मैज़िनी इज स्प्रेडिंग रिवॉल्यूशनरी आइडियाज इन यूरोप। तो अगर आप रिवॉल्यूशंस को देखेंगे तो बिना रिवॉल्यूशनरीज़ के वो पॉसिबल है नहीं। और इन रिवॉल्यूशनरीज़ में जो सबसे बड़े नाम थे उनका नाम था गुजिपी मैज़िनी। ये जो गुजिपी मैज़िनी है दोस्तों वो इटली के थे, है ना, और इनका जन्म जो है वो इटली के जेनोवा शहर में 1807 में हुआ था। और इसके बाद में इन्होंने ये कसम खा ली कि मैं जर्मनी के डिवाइडेड पार्ट्स को एक करके रहूँगा। और इसके लिए वो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी करते थे। एक बार 24 साल की एज में 1831 में वो लिगुरियल नामक शहर में दोस्तों वो कुछ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से राजा ने इनको देश से बाहर कर दिया, है ना। और बाद में आप देखेंगे कि वो बाहर जाके, जब देश से बाहर जाते हैं तो यंग इटली, यंग यूरोप जैसे ऑर्गेनाइजेशन, सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म करते हैं। एक बहुत बड़े सीक्रेट सोसाइटीज़ को ज्वाइन करते हैं जिनका नाम होता है कार्बोनरी। ये पूरा जीवन जो है वो इटली को यूनिफाई करने में बिता देते हैं, लेकिन अंत में दोस्तों ये इटली को यूनिफाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन इनका जो सपना होता है, ये इनके आने वाले फॉलोवर्स जैसे विक्टर इमैनुअल II, है ना, गुजिपी गैरिबल्दी, ये लोग जो है वो फॉलो करते हैं, कंप्लीट करते हैं ना। तो ये गुजिपी मैज़िनी के बारे में बहुत अच्छे से आपको लिखना है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब एनी 5 मेजर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल। देखिए, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, इसको आपको पकड़ना है।
जैसे ही आपको दिखेगा सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, ये वाला जो मैं बताऊंगा जो आंसर, उसको आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्रेस कर देना है दोस्तों, है ना। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789, एग्जामिन द स्टेटमेंट। ये भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी सेम ही आंसर आएगा, है ना। Analyze the measures and practices introduced by the French revolutionaries to create a sense of collective identity amongst the French people। अब यहाँ पर भी देखिए कलेक्टिव आइडेंटिटी, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, है ना। ये सेम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, हमेशा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग वाला। तो इसमें दोस्तों आपको बेसिकली आपको ये बताना है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कैसे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग डेवलप हुआ। तो इसमें आपको ला पात्रे ले सितोयन वाला कॉन्सेप्ट बताना है, जिसमें फादरलैंड और सिटीजन्स वाला कॉन्सेप्ट कि भाई पूरे फ्रांस के लोग अपने फ्रांस को फादरलैंड की तरह कंसिडर करते थे, है ना। इसके अलावा आपने उसमें पढ़ा है कि कैसे वहाँ पर नए फ्लैग आता है, न्यू फ्लैग इन प्लेस ऑफ प्रीवियस रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग, है ना। इसके अलावा नया नेशनल एंथम बनता है, फ्रेंच भाषा को कॉमन भाषा बना दिया जाता है पूरे फ्रांस का, है ना। अब स्टेट जनरल पहले हुआ करता था, उसको रिप्लेस करके नेशनल असेंबली आता है। पहले मोनार्की जो है वो डिसीजन लेता था, अब जो डिसीजन लेने का ताकत कॉमन लोगों के पास आ चुका है ना। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट लाया गया, कॉम्प्लेक्सिटीज़ को ख़त्म किया गया। वहाँ की फ्रेंच आर्मी ने नेशनलिज्म की भावना को यूरोप के दूसरे देशों में ले जाकर पहुँचाया। तो इस तरीके से आपको इन सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हु होस्टेड वियना कांग्रेस इन 1815, एनालाइज द मेन चेंजेस ब्रॉड बाय द वियना ट्रीटी। तो किसने होस्ट किया था? तो वहाँ चूँकि ये वियना जो है वो ऑस्ट्रिया शहर में है दोस्तों, तो ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने इस पूरे ट्रीटी ऑफ वियना को जो है वो होस्ट किया था। और इसके जो मेन पॉइंट्स हैं दोस्तों, पहला पॉइंट तो ये कि ट्रीटी ऑफ वियना नेपोलियन के खिलाफ हुआ था। नेपोलियन के डिक्टेटरशिप को वो ख़त्म करना चाहते थे और मोनार्की सिस्टम वापस लेके आना चाहते थे, है ना। तो पहला पॉइंट तो यही है कि मोनार्की सिस्टम वापस आएगा। दूसरा पॉइंट है कि भाई मोनार्की सिस्टम आएगा तो फैमिली कौन रूल करेगा? भाई मोनार्क राजा रानी में कोई तो फैमिली होना चाहिए ना। तो याद करिए बोर्बन डायनेस्टी, क्लास 9th वाला, है ना। तो बोर्बन डायनेस्टी फिर से वापस आता है। तीसरा, नेपोलियन ने जो भी चेंजेस किया था उसको यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाता है। चौथा, नेपोलियन जो है जो भी टेरिटरीज उसने जीता था उसको जीते हुए देशों ने आपस में बांट लिया। यहाँ पर ब्रैप जो ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रशिया है, इन्होंने हराया था मिलके नेपोलियन को, है ना। तो जो ब्रैप है इन्होंने जीते हुए टेरिटरीज को आपस में बांट लिया, जैसे कि रशिया को मिलता है पोलैंड, ऑस्ट्रिया को मिलता है नॉर्थ इटली। इस तरीके से उन्होंने आपस में बांट लिया। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो पूरा बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था, ये हुआ था दोस्तों बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन पॉलिसी ऑफ द नेपोलियन, है ना। तो फ्रांस के एक्सपेंशन पॉलिसी को ख़त्म करना था, एक्सपेंशन को ख़त्म करना था, जिसकी वजह से इन देशों ने फ्रांस के आसपास बॉर्डर स्टेट बना दिया ताकि फ्रांस जो है वो फर्दर एक्सपेंशन ना कर सके। जैसे फ्रांस का अगर आप ऊपर वाला देखेंगे तो ऊपर में बेल्जियम बना दिया गया, बेल्जियम जो कि उस समय यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का हिस्सा हुआ करता था, है ना, ताकि फ्रांस जो है वो फर्दर एक्सपेंशन ना कर सके। तो ये सभी पॉइंट्स किस में आएंगे? ये क्वेश्चन नंबर 3 के ये पूरे एग्जांपल्स होंगे दोस्तों, है ना। इसके बाद दोस्तों जो है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इटली जो है आप जानते हैं 7 भागों में डिवाइडेड था, तो उन 7 भागों को कैसे आप जोड़ के एक देश बनाओगे, है ना, ये इसमें बेसिकली आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ आते हैं, जिसमें से एक तो हमने अभी भी देखा थोड़ा देर पहले, गुजिपी मैजिनी साहब, जो सोल ऑफ इटली कहलाते हैं। इसके अलावा 3 और कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि विक्टर इमैनुअल II, है ना, उनके चीफ मिनिस्टर केवर साहब, और जो लास्ट है बहुत बड़े योद्धा जिनका नाम था गुजिपी गैरिबल्दी। ये चारों कैरेक्टर मिल के जो है वो इटली को यूनिफाई करते हैं दोस्तों, है ना। तो इसको बहुत अच्छे से हमने समझाया हुआ है हमारे डिटेल वाले वीडियो में, तो आप बिल्कुल इसको देख लीजिएगा अगर डाउट होगा तो, है ना। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सप्लेन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ जर्मनी आफ्टर 1848 और डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है ओटो वन बिस्मार्क वाले टॉपिक में, तो इसको देख लीजिएगा। एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करूँगा कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो 1848 से स्टार्ट हुआ था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाले एपिसोड से, लेकिन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाया था। मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन में आपको बहुत अच्छे से उसके बारे में बताया, तो वो वाला पॉइंट आप एक इंक्लूड कर लीजिएगा, है ना। बाकी जो प्रशियन चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क से पॉइंट्स एज इट इज़ रहेंगे, जो यहाँ पर बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। ये वाला देखिए, ये इसमें मैंने आपको बताया था ओटो वन बिस्मार्क वाले में, है ना, ये जर्मन यूनिफिकेशन का ही पार्ट है दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है यस,
एक्सप्लेन एनी 5 रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय नेपोलियन इन द रीजन अंडर हिज कंट्रोल, है ना, ये सिविल कोड वाला बात है। आप देखिए क्वेश्चन पढ़ के आपको पहचानना है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। देखिए ये आपको बहुत डिटेल में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन देखिए डरना नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए क्या है, नेपोलियन हैड डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस but in the administrative field he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient। rational मतलब logical। एनालाइज द सिस्टम विद आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पर भी आपको सिविल कोड के बारे में बताना है कि नेपोलियन ने डेमोक्रेसी खत्म करके डिक्टेटरशिप स्टार्ट किया, लेकिन डेमोक्रेसी तो खत्म कर दिया, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वो लेके आया वो बड़े शानदार थे, है ना। इसी को एक और तरीके से पूछा गया है, एक्सप्लेन एनी 5 सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन इन द रीजन्स अंडर हिज कंट्रोल, है ना। तो ये भी एक बहुत ही शानदार जो है वो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 5 सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन इन द रीजन्स अंडर हिज कंट्रोल। तो इसमें बेसिकली आपको सिविल कोड का जो पॉजिटिव वाला पार्ट है जिसमें उसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया था उसको यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है दोस्तों, है ना। जैसे कि उन्होंने इक्वालिटी बिफोर लॉ लेके आए, बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस को ख़त्म कर दिया, फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया जिसमें सामंत लोग पीजेंट्स फार्मर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। चौथा, पीजेंट्स को सर्वडम से आज़ाद कर दिया, सर्वडम एक तरीके का गुलामी होता था दोस्तों, है ना। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत इंप्रूव किया, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट लेके आया ताकि बिजनेस करना बहुत सरल हो जाए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना रहे, है ना। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लेके आए कि उन्होंने नेपोलियन साहब ने। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है, Culture had played an important role in the development of nationalism in Europe during the 18th and 19th century. Support the statement with example. How did, इसी सेम क्वेश्चन को जो कल्चर के आधार पे सेम क्वेश्चन को यहाँ पर पूछा गया है, How did nationalism develop through culture in Europe? Explain. ओके, सेम क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए बहुत बार पूछा गया सेम क्वेश्चन को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन इन यूरोप, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। और इसी क्वेश्चन को एक बार और पूछा गया है, हाउ डिड कल्चर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। सेम क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कल्चर इन शेपिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप फ्रॉम 1830 टू द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। तो दोस्तों बेसिकली जो नेशनलिज्म का हम पूरा प्रोसेस चलाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, तो इसको हम कहते हैं रोमांटिसिज्म। क्या कहते हैं दोस्तों? रोमांटिसिज्म, है ना। ये रोमांटिसिज्म जो है इसी को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि रोमांटिसिज्म को कल्चर को बेस बनाकर पूरे नेशनलिज्म की भावना क्रिएट की गई थी, जिसमें साइंस और लॉजिक को साइड कर दिया गया था, इसके बजाय इमोशनल पार्ट पर फोकस किया गया था, इंट्यूशनल मिस्टिकल पार्ट पर जो है वो फोकस किया गया था लोगों के, है ना। ये इंट्यूशनल मिस्टिकल इमोशनल क्या होता है मैंने डिटेल वीडियो में बताया हुआ है बहुत अच्छे से, है ना। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने डांस, म्यूज़िक, सॉन्ग, फॉक टेल्स, इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से फोकस किया। जो लोकल लैंग्वेज होते हैं उनके बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छे से बताया। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं यहाँ पर, जो ग्रीम ब्रदर्स हैं जिन्होंने फॉक टेल्स को कलेक्ट किया, लैंग्वेज को इम्प्रूव किया, जर्मनी का डिक्शनरी उन्होंने बनाया, फ्रेंच इन्फ्लुएंस को कम करने की कोशिश की जर्मनी में, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड फॉक टेल्स। इसके अलावा आप देखेंगे जोहान गॉटफ्रेड हर्डर साहब थे जिन्होंने कहा कि जो आम आदमी है, डैश वॉक है, उनको अपने कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा जो कैरल कुर्पेंस्की साहब हैं उन्होंने बोला कि डांस और म्यूज़िक एक बहुत बड़ा एक टूल बन सकते हैं लोगों को एक करने के लिए। म्यूज़िक में उन्होंने ओपेरा, डांस में उन्होंने पोलोनाइज और माजुरका जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स के बारे में बताया दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से आपको रोमांटिसिज्म को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। कि आप लोकल लैंग्वेज का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जो पोलैंड का था, पॉलिश लोगों ने जो रशियन डोमिनेंस के खिलाफ यूज़ किया था, जो मैंने पहले भी आपको एक क्वेश्चन के आंसर के दौरान बताया था दोस्तों, है ना। तो इन सभी पॉइंट्स को आप यहाँ पर बहुत अच्छे से इंक्लूड कर सकते हैं। अब दोस्तों सिर्फ लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, देख लेते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन्ड इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी इन यूरोप, एनालाइज द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। अब देखिए नेशनलिज्म की भावना यहाँ पर बोला गया है कि अपने जो आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स है उसको रिटेन करके नहीं रख पाया लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी। लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी मतलब कि 1875 के आसपास, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है इंपीरियलिज्म वाला टॉपिक कि नेशनलिज्म जो है देश बनने के बाद में लोग दूसरे देशों को कब्जा करने की कोशिश करने लगे। तो जब दूसरे देशों को कब्जा करने की कोशिश करते हो तो ये प्रोसेस इंपीरियलिज्म कहलाता है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली आपको इंपीरियलिज्म के बारे में बताना है। सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा गया है, देखिए
The idealistic liberal democratic sentiments of nationalism in the first half of the 19th century became a narrow creed with limited ends, है ना. एग्जामिन द स्टेटमेंट, तो यहाँ पर भी आपको उसी चीज़ को बताना है, इंपीरियलिज्म वाले टॉपिक को. आप यहाँ पर एक केस स्टडी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाल्कन का केस स्टडी, है ना. तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाउ डिड बाल्कन्स बिकेम द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल. तो यहाँ पर भी आप देखेंगे यही सेम क्वेश्चन जो है, सिमिलर क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा, है ना. तो ये देखिए, ये जो इंपीरियलिज्म वाला कॉन्सेप्ट है उसको आपको बाल्कन के माध्यम से अच्छे से दोस्तों यहाँ पर एक्सप्लेन करना है ना. एक्सप्लेन द कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द बाल्कन एरिया आफ्टर 1871, डिस्क्राइब द एक्सक्लूसिव कंडीशंस प्रिवेल्ड इन द बाल्कन आफ्टर 1871 इन यूरोप. तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये सब के सब सिमिलर क्वेश्चन हैं यहाँ पर, है ना. तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो बाल्कन है वो कैसे बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था और इन सभी हिस्सों को ओटोमन एम्पायर कंट्रोल कर रहा था. इसके बाद में ये सभी जो बाल्कन के एरियाज़ हैं वो आज़ाद होने के लिए ओटोमन एम्पायर से स्ट्रगल करना चालू किए और स्ट्रगल के लिए इन्होंने कल्चर को चुना, रोमांटिसिज्म वाला पूरा मूवमेंट चलाया, पास्ट से भी इन्होंने इंस्पिरेशन लिया और अल्टीमेटली दोस्तों इनको आज़ादी मिल जाती है. लेकिन जैसी ही आज़ादी मिलती है, चूँकि एक्सपीरियंस इन बाल्कन रीजन्स में कम था, तो ये आपस में अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश करने के बजाय आपस में ही जेलसी इस्टेब्लिश कर लेते हैं एक दूसरे के प्रति और एक दूसरे के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं बाल्कन के सभी स्टेट्स, जिसकी वजह से उनमें कोई यूनिटी नहीं होता और यूनिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, ब्रदरहुड की कॉन्सेप्ट नहीं है. इस वजह से जो बड़े बड़े देश थे, रशिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये इस बाल्कन को कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों, है ना. इसी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन इमर्ज हो गया, कहाँ पर, बाल्कन में, और यही टेंशन आगे जाके वर्ल्ड वॉर 1 का रूप ले लेता है. तो इसको आपको बहुत अच्छे से किस में एक्सप्लेन करना है, ये क्वेश्चन नंबर 8 में एक्सप्लेन करना है. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन और हाउ हैड ब्रिटेन कम इनटू एग्जिस्टेंस. तो यहाँ पर यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको बहुत अच्छे से दोस्तों इसको एक्सप्लेन करना है कि जैसे ब्रिटेन पहले कोई नेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट था नहीं वहाँ पर, है ना. बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स में डिवाइडेड थे, जैसे ब्रिटेन जो है वो आज हम जानते हैं, लेकिन उस समय ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था नहीं. उस समय लोग बाग जो है वो ज्योग्राफिकल और एथनिक ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, जैसे इंग्लिश है, वेलिश है, इसके अलावा इंग्लिश, वेल्स, आयरिश, इसके अलावा स्कॉटिश, तो इस तरीके से लोग बाग डिवाइडेड थे, है ना. ये इंग्लैंड था जिसने पूरा चीज़ों को इनिशिएट किया, क्योंकि समय के साथ में इंग्लैंड का जो पोजीशन है, पावर है, वो बढ़ता गया, है ना. उन्होंने 1688 में जो है वो राजा रानी से जो पॉलिटिकल पावर्स है उसको पार्लियामेंट को हैंड ओवर करा दिया इंग्लैंड के, है ना. उसके बाद में 1707 में उन्होंने स्कॉटलैंड को अपने अंडर पे ले लिया, 1801 में नॉर्थ आयरलैंड को अपने अंडर में ले लिया. तो जब उन्होंने स्कॉटलैंड को लिया था 1707 में, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. और जब इन ग्रुप ने नॉर्थ आयरलैंड को अपने अंडर पे ले लिया, तो हम इसको बोलते हैं दोस्तों यूनाइटेड किंगडम, है ना. तो आई होप कि इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा. ये जो यूनाइटेड किंगडम है, इन्होंने 3 चीज़ें फर्दर की कि एक अपना नेशनल एंथम बनाया, दैट इज़ गॉड सेव अवर नोबल किंग, एक अपना कॉमन लैंग्वेज रखा, दैट इज़ इंग्लिश, और दोस्तों एक अपना फ्लैग बनाया, दैट इज़ कॉल्ड एज यूनियन जैक, है ना. तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन में इतनी सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है ना. आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है यहाँ पर, ये है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस. एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो थोड़ा सा देख लो, 2 मिनट ही लगेगा बस इसमें. गुसिपी मैज़िनी साहब के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया बहुत अच्छे से. काउंट कैमिलो द केवर, ये थे दोस्तों विक्टर इमैनुअल II के चीफ मिनिस्टर. दिमाग इनका बड़ा शार्प था, डिप्लोमेटिक स्किल बड़ी इनकी शानदार थी. ये इटली के थे, लेकिन इटालियन लैंग्वेज से ज़्यादा अच्छा फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते थे दोस्तों. फ्रांस के साथ में इनका रिलेशन बहुत अच्छा था, तो फ्रांस के साथ रिलेशन अच्छा होने के कारण इन्होंने फ्रेंच आर्मी की मदद से नॉर्थ इटली पर अटैक किया और नॉर्थ इटली को ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर से आज़ाद कर दिया. तो इटली के यूनिफिकेशन में काउंट कैमिलो द केवर साहब का बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों, है ना. आगे बढ़ते हैं, द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना. तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो 1821 से स्टार्ट होता है, ओटोमन एम्पायर के खिलाफ होता है. 1832 में इनको फाइनली सक्सेस मिलता है थ्रू द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, है ना. इसमें बाकी यूरोप के लोग भी ग्रीस का सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, पोइट्स, आर्टिस्ट लोग भी ग्रीक को मदद करते हैं, क्योंकि ग्रीक एक क्रिश्चियन देश था, जबकि ओटोमन एम्पायर एक मुस्लिम कंट्री था दोस्तों, है ना. इसके अलावा जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, ऐसा माना जाता है कि वो ग्रीक से स्टार्ट हुआ है, इसलिए ग्रीक को क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कहते हैं. तो बाकी लोगों का बहुत सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से ग्रीस को फाइनली आज़ादी मिलती है
फ्रॉम द ओटोमन एम्पायर इन ईयर 1832 थ्रू ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ओके, ये है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बाद फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है जो 1848 में हुआ था, है ना, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है ना। इसके बाद में द रोल ऑफ वीमेन इन नेशनलिस्टिक स्ट्रगल। सो रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्टिक स्ट्रगल, वुमेन जो थी दोस्तों वो काफ़ी एक्टिव थी, कई सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने बनाया, कई सारे मूवमेंट्स में उन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, लेकिन इनको वोटिंग राइट्स दोस्तों वो नहीं मिल पाया। जैसे फ्रांस में इनको फाइनली वोटिंग राइट्स मिलेगा 1946 में, जबकि ये बहुत पहले से दोस्तों वो डिमांड कर रही थी। और यहाँ पर वो लोग, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो वुमेन के बारे में उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की, चाहे वो पॉलिटिकल लाइफ में हो, सोशल लाइफ में हो, है ना, या इकोनॉमिक लाइफ में हो, हर जगह जो इक्वालिटी की बात करते हैं बिटवीन फीमेल एंड मेल, तो इन लोगों को कहा जाता है फेमिनिस्ट, है ना, फेमिनिस्ट। ओके, तो फेमिनिस्ट में मेल और फीमेल दोनों आएंगे जो इक्वालिटी की बात करेंगे बिटवीन मेल एंड फीमेल, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है What steps did the French revolutionists take to create a sense of collective identity among the French people? तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हमने कर लिया है ऑलरेडी। Who were Mariana and Germania? What was the importance of the way in which they were portrayed? तो इसको भी हमने बहुत अच्छे से देख लिया है दोस्तों। Briefly trace the process of German unification, तो इसको भी हमने देख लिया है बहुत अच्छे से। What changes did Napoleon introduce to make the administrative system more efficient in the territories ruled by him, है ना। तो इसको भी दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखिए, इसको भी हमने कर लिया है सिविल कोड वाले पार्ट में। ओके, यस। इसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय द 1848 रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, व्हाट वर द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडिया सपोर्टेड बाय द लिबरल्स। तो ये वाला पार्ट भी दोस्तों हमने बहुत अच्छे से देखा था। इसमें थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर देता हूँ। जैसे पॉलिटिकल में आप देखेंगे यहाँ पर, तो पॉलिटिकल में क्या लिख सकते हैं कि मोनार्की सिस्टम खत्म हो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम आए, है ना। तो ये आप कॉन्स्टिट्यूशन आए, पार्लियामेंट आए, तो इस तरीके से आप यहाँ पर पॉलिटिकल वाले को एक्सप्लेन कर सकते हो। सोशल में मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस ना रहे, विमेन को भी वोटिंग राइट्स का हक मिले, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर सोशल वाला पॉइंट यहाँ पर एंगल उठा सकते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक आइडियाज़। तो इकोनॉमिक आइडिया में आप बता सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ मार्केट, है ना, जहाँ पर सभी को अच्छे से बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटीज़ हो, कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगे, एक्स्ट्रा नेसेसरी टैक्सेस ना लगे उनके ऊपर में, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इकोनॉमिक आइडियाज़ के बारे में बता सकते हैं, है ना। तो आई होप दोस्तों ये वाला जो पार्ट है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है चूज 3 एग्जाम्पल्स टू शो द कंट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो कल्चर की जहाँ पर बात आएगी आपको समझाना है रोमांटिसिज्म। यहाँ पर दोस्तों आप डांस, म्यूजिक और लोकल लैंग्वेज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, थ्रू अ फोकस ऑन एनी 2 कंट्रीज एक्सप्लेन हाउ नेशंस डेवलप्ड ओवर द 19th सेंचुरी। तो यहाँ पर 19th सेंचुरी कहने का मतलब है द पीरियड फ्रॉम 1800 टू 1900, है ना। तो इसमें दोस्तों आपको जर्मनी और इटली का बहुत अच्छे से आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना, जर्मन यूनिफिकेशन एंड इटालियन यूनिफिकेशन को। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है जर्मन और इटालियन यूनिफिकेशन, दोनों को हमने पहले देख लिया है बहुत अच्छे से। हाउ वॉज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप। तो ये ब्रिटेन वाला यूनिफिकेशन वाला हमने टॉपिक देखा है ना। इसमें 2 चीज़ें और आप इंक्लूड कर सकते हैं जो भी मैंने पॉइंट ब्रिटेन वाले में बताया था। उसके अलावा पहला पॉइंट ये है कि ब्रिटेन का जो केस स्टडी है वो स्ट्रेंज केस कहलाता है। क्यों कहलाता है, इसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि ब्रिटेन को एक होने में काफ़ी लंबा समय लगा था, 100 से भी ज़्यादा साल लगे थे दोस्तों ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम को एक होने में, है ना। जबकि हमने जर्मनी और इटली के केस में देखा 5 से 10 साल में उनका पूरा यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया था। दूसरा है ब्रिटेन के यूनिफिकेशन में कोई डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ, कोई डायरेक्ट बैटल नहीं हुआ, जबकि जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन में कई सारे बैटल्स, कई सारे युद्ध लड़े गए थे, तब जाके उनका यूनिफिकेशन हुआ था। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, पहला ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन था, यूनाइटेड किंगडम का जो यूनिफिकेशन था वो काफ़ी लंबा प्रोसेस था। दूसरा, कोई भी डायरेक्ट बैटल नहीं हुआ जैसे जर्मनी और इटली में हमने देखने को मिला, है ना। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है वाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज इन दी बाल्कन। तो बाल्कन वाला केस स्टडी आपको मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ भी आपको वही चीज़ अच्छे से एक्सप्रेस करना है, एक्सप्लेन करना है ना। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखें इसके ऊपर हम एक वीडियो बना चुके हैं जो आपको लिंक में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया मिल सके कि कैसे आपको उन सभी क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं बहुत अच्छे से, है ना। तो दोस्तों इस तरीके से हमने एनसीईआरटी और बोर्ड एग्जामिनेशंस में प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से
यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अगर अभी भी आपको कहीं पर कोई डाउट आ रहा हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप दोस्तों शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं, इसका मतलब है कि आप वाकई में बहुत सीरियसली दोस्तों बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई रियली रिस्पेक्ट योर एफर्ट्स दोस्तों, है ना। तो इसी तरीके से लगे रहिए, रिटन प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छे से। और दोस्तों आपके कोई सजेशन हो, फीडबैक हो तो बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, है ना। यस दोस्तों, अगर आपको हमारा ये काम पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।